आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रविदास जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगतगुरु आश्रम भी जाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने किया चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को बनाया घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ समिति में 38 लोगों को दी गई जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत 5 लोगों को ईडी का समन। पाखरो रेंज घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले दिनों ईडी की छापेमार कार्रवाई में कई जगह से नकदी और जेवर हुए थे बरामद। माघ पूर्णिमा का स्नान आज। हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे से आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने किया है चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया है घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष। चुनाव प्रबंधन समिति में 38 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसी क्रम में कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसका निर्वहन करते हुए लगातार कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य घोषित किया है, आपको बता दें 370 सीटों का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, और उसके साथ ही एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों पर है। और इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों से जुड़ें, उनसे बात करें और साथ ही साथ आगामी योजनाओं की जानकारी दें और लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन भी कर लिया है। क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ईसा कि जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, उसमें यहाँ पर अब जो चुनाव प्रबंधन समिति के उसमें जो है यहाँ पर जो घोषणा की गई है, तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको जो है घोषणा पत्र के जो है अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन समिति के जो यहाँ पर संयोजक बनाए गए हैं वो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के जो तैयारियां हैं बीजेपी की, वो जोरों से चल रही है और हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर के किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, किस तरह से जो है संवाद किया जा सके, या फिर केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है लोगों को जो मिल रहा है, या फिर जो लोग उससे वंचित रह गए हैं उनको इन योजनाओं का लाभ किस तरह से पहुंचाया जा सके। तो तमाम जो यहाँ पर प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो उनके माध्यम से जो है लगातार उत्तराखंड वासियों के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको जो तमाम योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, केंद्र की योजनाएं जो चल रहे हैं या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल सके। जी, तो लोकसभा के जो चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसको लेकर के जो है तमाम जो अभियान है वो भी इस दौरान उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो लाभार्थी अभियान हो या फिर गांव चलो अभियान भी जो है अभी बीजेपी द्वारा चलाया गया है, जिसमें कि रात्रि प्रवास प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी गांव चलो अभियान के तहत रात्रि प्रवास जो है इस दौरान किया है, लोगों से फीडबैक भी लिया है। जी, जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखें, उसकी रणनीति को समझने की कोशिश करें, तो प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कई बार अलग रणनीति होती है। इस बार जो अहम फोकस भारतीय जनता पार्टी का है वो है लाभार्थियों पर। लगातार लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भरपूर योजनाओं के बाद अब उसके बाद भरपूर लाभार्थी हैं जिनको अब वोटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश है। जी
जी सर, बिल्कुल देखिए, रणनीति की अगर बात करें तो भाजपा जो है रणनीति के आधार पर जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा की जो सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ जो है यहाँ पर उत्तराखंड में जो सरकार आई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर बीजेपी है, अब लोकसभा को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। और देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज हो रखी है बीजेपी की, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो 5 लाख से ज्यादा का जो लक्ष्य है इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान रखा गया है, और उसको जो है मुश्किल नहीं हो पाएगा उस लक्ष्य को हासिल करना, क्योंकि पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार जो है लगातार जो उत्तराखंड वासी हैं उनके लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ बीजेपी का जिस तरह से अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान की बात करें, लाभार्थी अभियान की बात करें, या फिर इसके अलावा अन्य जो यहाँ पर बैठकें भी इस दौरान की जा रही हैं, बीजेपी की तमाम मोर्चों की जो है बैठकें की गई हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसको यहाँ पर जीत दर्ज करने के लक्ष्य से जो है लगातार और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है प्रयास बीजेपी के माध्यम से किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ा लक्ष्य रखा है, 370 सीटें, और उसके साथ ही एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलें, इसकी उम्मीद भी लगातार जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और उसी क्रम में लगातार कार्यकर्ता प्रयासरत हैं, प्रत्येक प्रदेश में लगातार लोकसभा सीटें बढ़ाने पर पार्टी का फोकस है। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों के मन में क्या चल रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की हमने बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने की क्या कुछ रणनीति है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल ईसा, देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी पूरी तरीके से जो है आम जनमानस के बीच में अभियान के माध्यम से भी जा रही है, लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के भी जो है अब जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व के जो उनके नेता हैं, उनका भी आवागमन इस दौरान जो है उत्तराखंड में होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से रणनीति के तहत जो है उत्तराखंड में कार्य कर रही है, और लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं, अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जाना काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है। और जो लोकसभा के चुनाव इस दौरान होंगे उसमें जिस तरह का जो लक्ष्य रखा गया है, 5 लाख से अधिक बहुमत के साथ जो है जीतने का जो लक्ष्य इस दौरान रखा गया है, तो वो पूरी सफलता के साथ जो है भाजपा उत्तराखंड में हासिल कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता विकास को देखती है और विकास कार्यों के चलते जो है यहाँ पर जिस तरह से जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, उनको लेकर के जो है कार्य भी उत्तराखंड सरकार की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो किया जाता है। तमाम जो प्रयास है वो लोकसभा चुनाव के लिए इस दौरान कोई कमी भी जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। तो तमाम जो अभियान है इस दौरान उत्तराखंड में बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरदार हैं, लक्ष्य बड़ा है, और जो नतीजे होंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे, काफ़ी रोचक होंगे। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने हड़ताल पर गए लेखापालों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने इसको लेकर जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें विधायक चौहान ने कहा कि विजिलेंस ने काशीपुर राजस्व उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसको लेकर लेखापाल हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बिना सूचना के हड़ताल करने वालों की जांच कर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की। निरीक्षक काशीपुर उसको पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, किसी गांव वाले की शिकायत। विजिलेंस क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे आज अवगत हुआ जैसे मैं तहसील आया कि हमारे जो लेखपाल यहाँ के हैं कुछ वर्कबुक स्ट्राइक पर चले गए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को द्वारा डीएम एक लेटर दिया है शिकायती पत्र कि मेरी शिकायत ये है कि जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर गए हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि उसकी अभी जांच भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने जो है उसके समर्थन में खड़े हो गए, इसका मतलब ये भ्रष्ट अधिकारी के सपोर्ट में, तो इनकी भी जांच हो और इन पर उचित कार्रवाई हो कि आप स्ट्राइक पर जाने से पहले आपने नोटिस नहीं दिया विभाग को और यहाँ जनता परेशान है।
तो ये मांग है मेरी जिलाधिकारी से। हाल ही में हिमक्रीड़ा स्थली औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसके बाद जगह जगह बर्फ ने रास्ते रोक दिए। इसी क्रम में औली को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी एकमात्र लाइफलाइन रोड जोशीमठ औली के मोटर मार्ग पर जगह जगह बर्फ और पाले की चादर नजर आ रही है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और तकनीक टीम ने जेसीबी स्नो कटर मशीनों से साफ करके औली मोटर मार्ग को वाहनों के लिए चालू किया। सड़क से बर्फ हटाने के बाद बीआरओ अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बीआरओ टीम सड़क और रास्तों को बाधित करने वाली किसी भी समस्या के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के सर्वोच्च अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल मोहन लाल असवाल लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन आरएस देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले लोहाघाट के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल असवाल सैनिक विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिकों वीर नारियों के साथ बैठक की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने वहां उत्तराखंड वीरों को सम्मानित किया। लोग लोहाघाट में आए हैं। हमारे लोहाघाट की जो लोहाघाट एक्सप्रेस लीग की जो यूनिट है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रही है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने अपने जितने भी हमारे शहीद हैं उन सबको याद करके उनके लिए एक स्मारक बनाया और ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता रहे। अभी हम जाएंगे और मीटिंग करेंगे, उसमें इनके विचार सुनेंगे, इनकी कोई समस्याएं हैं वो सुनेंगे, कुछ इनको हम सजेशन देंगे। कुछ कहना चाहूँगी मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे सीनियर्स होते हैं जो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे बहुत ही मोटिवेट किया मेरे सीनियरों ने। आरडीसी में मुझे तरह तरह के लोग मिले, मुझे उनका कल्चर जानने का मौका मिला और उनसे बातें करी और मेरा बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो और खूब मेहनत करो। चंपावत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेजर जनरल ने सभी का सम्मान किया। आपको बता दें पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश कांग्रेस जल्द ही महिला न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और इस सम्मेलन में कांग्रेस महिलाओं से जुड़े अत्याचारों को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यक्रम नहीं है और जो भी कार्यक्रम करती है वो नकल के रूप में करती है। कांग्रेस का जो मुख्य काम है वो उसको करने में विफल रही है। कांग्रेस नकल के आधार पर कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार कर रही है। अपने कोई कार्यक्रम कांग्रेस पास नहीं है और चुनाव के समय पर वो सब प्रकार के कार्यक्रम लेंगे, लेकिन जनता उनके द्वारा जो उनकी मूल भूमिका थी वो थी मुख्य पक्षी के रूप में प्रदेश के उन बिंदुओं को सरकार के सम्मुख रखना, विधानसभा में अपने विषय रखना। उसमें नाकाम सिद्ध हुई है। जिन बिंदुओं की चर्चा वो आज कर रहे हैं वो सारे जो कार्य हो रहे हैं अच्छे कार्य को विरोध करने का ही केवल कांग्रेस का एजेंडा आज की तारीख में रहेगा। मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ के रामलीला ग्राउंड में जागरूकता रंगोली मेहंदी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगोली बना के युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। युवा मतदाताओं ने जन जागरूकता संबंधित रंगोली बनाकर 100% मतदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने सभी युवा मतदाताओं से वोट करने की अपील की। सांसद तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जो असली किसान है वो मोदी सरकार की नीतियों से बेहद सहमत है, लेकिन कुछ लोग मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। असली किसान है उससे जाकर पूछें तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से आज भी सहमत है। जिस तरह किसानों के लिए इस सरकार ने सोचा है, किया है, शायद अभी कभी हुआ होगा। कुछ उसमें राजनीतिक इस प्रकार के कुछ लोग
जो कि केवल उसको तूल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मध्यम किसान, निचला किसान, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के रहते हुए उनको लाभ देने का काम हुआ, शायद कभी हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह से आश्वस्त है। 2024 हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 भाजपा, 400 पार एनडीए, यह पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न किए जाने को लेकर सवाल उठाया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की स्थापना हिमालयी राज्य के रूप में हुई थी। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालय राज्य का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस समय पलायन के चलते पहाड़ खाली हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्र हैं वे स्लम बनते जा रहे हैं। पूरी आबादी का भार 3 जिलों पर आ गया है। प्रदेश में हो रहा असंतुलित विकास महंगा पड़ने जा रहा है, इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। राज्य के रूप में इस राज्य की स्थापना हुई है, तो आप ग्रीष्मकाल में भी यदि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कर सकते हो तो फिर ये अपमान है हिमालयी राज्य की अवधारणा का। इससे हो क्या रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, मैदान सारे स्लम बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ का जीवन कठिन हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों का सारी जनसंख्या का भार 3-3.5 जिलों के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। राज्य के ये असंतुलित विकास राज्य को बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है और हम सब लोग चिंतित हैं इस असंतुलित विकास की स्थिति से जो है, और इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए और इस बजट सत्र में इस पर बात होनी चाहिए। उत्तराखंड में क्रिकेट का भविष्य देखते हुए पूर्व की सरकार ने प्रदेश में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बनवाया था। इस स्टेडियम का मकसद था उत्तराखंड में क्रिकेट का भविष्य सुधारा जाए, साथ ही प्रदेश के युवाओं को इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी मिल सके। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आने वाले समय में क्रिकेट स्टेडियम की बहुरूपी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बहुत अपने आप में खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज या रायपुर या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वह सरकार के पास अथवा विभाग ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया है। और निश्चित रूप से जो हमारे 2024 के अक्टूबर-नवंबर माह में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, तो उसकी तैयारियों में एक बढ़ता हुआ कदम है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस स्टेडियम को प्रॉपर तरीके से ठीक करते हुए उसको उपयोगी बनाया जाए, हमारे बच्चों के लिए भी वो उपयोगी बने और उसमें बेहतरीन तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक और पॉजिटिव कदम जो है वह हासिल हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी है। आपको बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्य का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेडियम को बेहतर रूप में विकसित किया जाएगा और अन्य खेल भी वहां पर संचालित किए जाएंगे। बात जब छुट्टियों और देश में ही कहीं घूमने जाने की हो तो बहुत संभव है कि इस प्लान में उत्तराखंड या उत्तराखंड के ही किसी नगर, शहर या हिल स्टेशन का नाम तय हो, क्योंकि आमतौर पर हम सबकी पसंद का एक हिस्सा है पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे और साथ साथ शुद्ध हवा और खुशरंग वातावरण की तरफ झुका रहता है हमारा मन। और संयोग से ये सब कुछ हमें पहाड़ों में मिल जाता है। इसी खुशरंग और खुदरंग वातावरण पर हमारी देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हर मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों का मेला लगा रहता है, जिससे प्रदेश के पर्यटन को भी भारी मदद मिलती है। और इन दिनों विंटर डेस्टिनेशन की वजह से हाल ही में हिम क्रीड़ा स्थली औली में एक बार फिर से हिमपात होने के बाद उत्तराखंड की धरती पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वहीं जोशीमठ नगर के ऊपरी क्षेत्र के सीमांत गांवों में भी जबरदस्त हिमपात होने से काश्तकारी करने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर हिम क्रीड़ा स्थली औली में देखा गया है, जहां बर्फबारी के बाद मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है। औली से लेकर गोरसो, बुग्याल तक का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अच्छी बर्फबारी होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत अन्य प्राइवेट कंपनियों के स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स में भी औली की बर्फवाली ढलानों पर फिर से शुरू हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। हमने स्केट वगैरह भी किया, बर्फबारी भी हुई और काफ़ी सारी राइड्स का मजा लिया। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसे लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड, स्वर्ग में आ गए। आनंद तो बहुत ले रहे हैं, सब खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैगी का मजा लो, जहाँ पे भी आ रहे हो आप मैगी खाओ,
आप कहीं बाहर मत जाओ, न्यूजीलैंड कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओली में है, आपको नेक्स्ट यही इंडिया का न्यूजीलैंड यही दिख जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कश्मीर जाओ, कहीं मत जाओ, ओली आओ और एंजॉय करो और मैगी खाओ। छुट्टियों के लिए पहली पसंद ठंड, जाना चाहते हैं वेकेशन तो चुनो हिल स्टेशन। पर्यटक प्रदेश और पर्यटन के लिए लाभकारी, खुश रंग और खुदरंग है पहाड़ों का वातावरण। बर्फ की सफेद चादरों से ढके पहाड़, पहाड़ों के बाजार पर्यटकों से गुलजार, पहाड़ी संगीत और गीतों पर मिलाई ताल से ताल, प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत लुत्फ। यूरोपीय देशों से कम नहीं पहाड़ों की वादियाँ, बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिले। ऑरेंज अलर्ट के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी औली की हंसी वादियाँ और बर्फ से लदे पहाड़ बुग्याल पर्यटकों को काफी लुभा रहे हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटकों की जैसे मन की मुरादें पूरी हो गई। वहीं गढ़वाल हिमालय की दर्जनों श्वेत धवल पर्वत चोटियां पर्यटकों को अपने आकर्षण में खींचती नजर आ रही है। साथ ही उत्तराखंड की सबसे ऊंची पवित्र नंदा देवी हिम शिखर के दर्शन मात्र से ही पर्यटकों की थकान दूर हो रही है। पर्यटक अपने परिवार के साथ औली की खूबसूरत बर्फीली वादियों में लम्हों को यादगार बनाने के लिए बर्फबारी के बीच पहाड़ी संगीत और खुले आसमान के नीचे जमकर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, बहुत एंजॉय हो रहा है। चारों तरफ वादियाँ है, जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ बहुत सारी राइड्स की, स्केटिंग किया, वो स्लाइडिंग किया, बहुत सारे एंजॉय किया और डांस भी किया बर्फबारी में, एक दूसरे के ऊपर बर्फ डाला, फुल एंजॉयमेंट। बहुत बर्फबारी का एंजॉय कर रहे हैं और ओली तो बहुत अच्छा है, सिटी भी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, सब एकदम जैसे कि लगता है कि हाँ नहीं कहीं आगे जन्नत है, जन्नत ओली। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे होली के अंदर। आप कहीं भी, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी होली के अंदर घूमने के लिए आइए तो बहुत बेस्ट है। दिसंबर जनवरी में भी और बहुत अच्छा होली के अंदर बर्फ भी है, फुल एंजॉय हो रहा है हमारा और मजा भी, स्नोफॉल की आशा भी ऐसी लग रही है अभी कि स्नोफॉल पड़ने वाला है, पर बहुत बढ़िया है सर। कोई भी आइए तो इधर आइए। औली की बर्फीली वादियों में पर्यटक किस कदर खोए हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक भी पहाड़ी संगीत और गीतों पर ताल से ताल मिलाकर बर्फ के फुहारों के साथ जमकर आनंद उठा रहे हैं। वहीं कुछ पर्यटक जो है लिफ्ट से लेकर फन स्कीइंग, ट्यूब टायर राइडिंग और स्नो ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि औली पहुंचे पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विंटर डेस्टिनेशन औली में न्यू डेस्टिनेशन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत अनुपम उपहार छिपा हुआ है, जो कि किसी भी अनुभव में न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय देशों से कम नहीं है। अपनी छुट्टियों को सार्थक और अद्भुत अनुभव से भरने के लिए एक बार जरूर औली की खूबसूरत वादियों के नजारों का लुत्फ उठाना चाहिए। औली जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम में आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को लेकर बेहतर करना और नगर निगम द्वारा शुरू की गई बेड़ी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है। उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे और ये एक टीम वर्क है। सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।